नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दिन है आज बुधवार, लेकिन आज शेयर बाजार के लिए दिन शुद्ध नहीं रहा। कहा जाता है कि बुध सदा शुद्ध, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। शेयर बाजार में तबाही मची, तबाही का मंजर था, खूनम खून लालम लाल था और 8 लाख करोड़ निवेशकों के आज डूब गए। आखिर क्या हुआ कि आज बाजार में एकदम से भयानक तबाही मची। दोस्तों, आज की सुबह जब आपने मोबाइल उठाया होगा तो सबसे पहले एक ही नज़र आपने देखा होगा कि हर तरफ लाल ही लाल है। सोचिए, आप सुबह सुबह अपने मोहल्ले की सब्जी मंडी गए और वहां अचानक हर दुकानदार भाव गिराकर बेचने लगे। घबराहट में हर कोई माल निकालना चाहता हो, तो आज बाजार में बिल्कुल यही सीन था दोस्तों। जी हाँ, ऐसा लग रहा था हर कोई अपना माल बेच के भाग जाना चाहता है। ऐसा लग रहा था मानो बाजार में भूकंप आ गया हो और आज के बाद कल बाजार कभी खुलेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति बन गई दोस्तों। जी हाँ, आज 8 जुलाई है और आज के बाजार ने निवेशकों को झटका दे दिया है। अगर 3 शब्दों में कहूं तो गिरावट, दहशत और बेचैनी। चलिए सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। तो सेंसेक्स आज दोस्तों बंद हुआ है 76,504 पर, यानी कि 1677 अंक। जी हाँ, 1,500 अंक से भी ज्यादा आज सेंसेक्स टूट गया और 2.15% की गिरावट है। 2.25% आप इसको कह सकते हैं लगभग। और निफ्टी 50 दोस्तों, निफ्टी 50 भी इस तूफान से बच नहीं पाया। यह बंद हुआ है 23,882 पर, यानी कि जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो टूट गया, धराशायी हो गया, चकनाचूर हो गया। और अगर पॉइंट्स में आप देखें तो कितनी बड़ी गिरावट है निफ्टी के लिए, 517 पॉइंट गिर गई है। निफ्टी आज 517 पॉइंट गिरी है, यह भी 2.12% गिरा है। और बैंक निफ्टी की दोस्तों बात करें तो सबसे ज्यादा पिटा, इतना पिटा कि 56,743 पर बंद हुआ। पूरे 1,500 अंक यानी कि 1458 अंक, 1458 पॉइंट नीचे, यानी कि 2.5% का झटका, 2.51% गिरा आज। तीनों बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में, और वो भी 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ में। यह कोई दोस्तों मामूली करेक्शन नहीं है, यह एक स्पष्ट संकेत है कि कहीं कुछ बड़ा हुआ है। और अक्सर कहा जाता है जब हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है, और आज बाजार में बिल्कुल यही हुआ। दो बड़ी ताकतों के बीच की खींचतान में आम निवेशकों का पोर्टफोलियो बीच में आ गया। और जिस किसी ने भी आज मेरा सुबह का लाइव देखा था तो समझ गया है वो पहले ही कि मैं किस बात की बात कर रहा हूं। दोस्तों, आप शाम को हमारा देखते हैं कार्यक्रम शेयर बाजार का लेखा जोखा, और सुबह आप हमारा कभी भी लाइव देखना ना भूलें, शेयर बाजार का हाल चाल, जिसमें हम पूरे ग्लोबल क्यूज की बातें करते हैं और मार्केट का एनालिसिस करते हैं, और इस संभावनाओं पे हम बात करते हैं कि आज मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कंडीशंस बन रही, क्या सिनारियोज बन रहे हैं। लेकिन खैर, आगे चलते हैं और मार्केट की बात को आगे समझते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो लाल हुआ है तो घबराइए मत, क्योंकि हर तूफान के पीछे एक वजह होती है, और वजह समझ में आ जाए तो डर फिर अपने आप कम हो जाता है। और हाँ, वो कुछ बड़ा क्या है ये हम अगले कुछ मिनटों में विस्तार से समझेंगे, तो बने रहिए, क्योंकि आज की कहानी सीधे मिडिल ईस्ट से निकलकर आपके पोर्टफोलियो तक पहुंची है। तो जो सुबह दर्शक मेरे लाइव को मिस कर गए थे उन तक ये शाम की कहानी आप समझ लीजिए, और क्योंकि जो उन्होंने सुबह देखा था तो वो आज मार्केट के लिए तैयार थे। दोस्तों, अगर मैं सच कहूं तो आज का दिन उन दिनों में से एक है जब बाजार खुलते ही ट्रेडर्स की स्क्रीन पर टिमटिमाती हुई लाल बत्तियां किसी अलार्म की तरह बज रही थी। ऐसे दिन साल में कभी कभार ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है शांत दिमाग से हालात को समझना, ना कि पैनिक में आकर फैसले लेना। तो चलिए कदम दर कदम आज के पूरे बाजार को समझते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको ये हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा जो आप सुनते तो कान से है लेकिन उतरता आपके दिल में है और वो समझ आ रहा है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक आपने नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ ही चैनल की मेंबरशिप लेकर आप
हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सपोर्ट मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं ये समझना चाहता हूँ कि मेरे साथ कितने ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो वास्तव में एक लंबी दूरी तय करना चाहते हैं और एक रियल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपको रातों रात करोड़पति बनाने की कोई बात नहीं करता, किसी तरह की मैं कोई टिप नहीं देता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक कामयाब इन्वेस्टर बनते हुए देखना चाहता हूं, जिसके पास पोर्टफोलियो में भारी भरकम वेल्थ हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्होंने आज निवेशकों की नींद उड़ा दी। जैसे किसी शादी में जब बारात का मूड ही खराब हो जाए तो डीजे से लेकर खाने तक हर स्टॉल पर मायूसी छा जाती। और आज बाजार में हर सेक्टर पर दोस्तों वही मायूसी नजर आई। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये बंद हुआ है 61,323 पर, 962 अंक गिर गया, 1.5% से ज़्यादा, यानी कि एग्जैक्टली 1.55। स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कैप बंद हुआ है 18,783 पर, 430 अंक नीचे, 2.25% की चोट पहुंची इसको। और सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ लगभग हर सेक्टर में खून खराबा नजर आया। ऑटो सेक्टर 26,733 पर बंद हुआ, 610 अंक नीचे, 2.25% नीचे। फार्मा की बात करूं तो 25,430 पर बंद हुआ, 248 अंक नीचे, 0.97% नीचे। यानी बाकी सेक्टर्स के मुकाबले फार्मा ने थोड़ा संभल कर गिरना सीख लिया है। आईटी सेक्टर 27,555 पर बंद हुआ, 384 अंक नीचे, 1.37% की गिरावट। मेटल सेक्टर 12,469 पर बंद हुआ, 114 अंक टूटकर 0.91% नीचे आया। आज के दिन सबसे कम नुकसान झेलने वालों में से ये एक रहा। और रियल्टी सेक्टर दोस्तों 876 अंक पर बंद हुआ है और 16.65 यानी कि 16.5 पॉइंट की गिरावट आई है, 1.87% नीचे रहा है। एफएमसीजी सेक्टर को सबसे तगड़ा झटका लगा है, 48,977 पर बंद हुआ, पूरे 1248 अंक साफ हो गए, यानी कि 2.5% की भारी गिरावट आई। पीएसयू बैंक सेक्टर की बात करूं तो ये 8,072 पर बंद हुआ है, 226 अंक नीचे आया, 0.3% टूट गया। और आज क्या सबसे बड़ा पिटने वाला सेक्टर रहा अगर परसेंटेज में आप देखें। और प्राइवेट बैंक इंडेक्स 27,592 पर बंद हुआ है, 714 अंक गिरकर, और इसमें भी 2.5% की गिरावट हुई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बैंकिंग, एफएमसीजी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह बिकवाली हावी रही। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था आज जो हरे में बंद हुआ है। उन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं जिनको हम ट्रैक करते हैं। दोस्तों, सिर्फ फार्मा और मेटल ने थोड़ी राहत दी है, यानी कि वो थोड़ा सा कम पिटे हैं, लाल निशान में ही बंद हुए हैं लेकिन पिटे कम हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों ही आज 2.5% से ज़्यादा टूटे। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब भी ग्लोबल जोखिम बढ़ता है तो निवेशक सबसे पहले बैंकिंग जैसे हाई बीटा सेक्टर से पैसा निकालते हैं। और हाई बीटा का मतलब सीधा है ऐसे शेयर जो बाजार की चाल के साथ ज़्यादा तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। जब बाजार गिरता है तो ये और तेजी से गिरते हैं, और जब बाजार चढ़ता है तो ये और तेजी से चढ़ते हैं। और यही वजह है कि आज बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटा। और एफएमसीजी में गिरावट की वजह थोड़ी अलग है। कच्चे तेल के महंगे होते ही पैकेजिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर जगह लागत बढ़ने का डर बैठ जाता है, और इसी आशंका ने आज एफएमसीजी कंपनियों को भी नहीं बख्शा। वहीं फार्मा और मेटल सेक्टर के कम नुकसान की भी अपनी वजह है। फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, यानी ऐसा सेक्टर जिसकी मांग हर हाल में बनी रहती है, चाहे बाजार में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, क्योंकि दवाइयों की जरूरत कभी रुकती नहीं है। और यही वजह है कि जब भी बाजार में डर का माहौल बनता है, बड़े निवेशक अक्सर डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ शरण लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बारिश में लोग सबसे नजदीकी छत के नीचे भाग जाते हैं। मेटल सेक्टर के कम नुकसान की वजह भी दिलचस्प है। कई मेटल कंपनीज का कारोबार निर्यात से जुड़ा होता है, और जब कच्चा तेल महंगा होता है तो कई बार कमोडिटी बास्केट में मेटल की कीमतों को सहारा मिल जाता है। और यही वजह रही कि आज मेटल सेक्टर बाकी सेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा कम टूटा है, थोड़ा सा कम पिटा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर आज इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? तो जवाब मिलेगा हजारों किलोमीटर दूर समंदर के एक तंग रास्ते में, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। दोस्तों, जैसे आपके शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर अगर अचानक कोई हादसा हो जाए तो पूरे सड़क का ट्रैफिक जाम हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया की सबसे व्यस्त तेल सड़क पर आज हादसा हुआ है और उसका जाम पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच गया है। दोस्तों, बात है ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की, जो अब खतरे में नजर आ रहा है। हुआ यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 3 कॉमर्शियल
तेल जहाज़ों पर हमला हुआ और अमेरिका ने इसका सीधा इशारा ईरान की तरफ किया। हालांकि ईरान ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके जवाब में अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया, ईरान को मिली वह छूट रद्द कर दी जिसके तहत वह अपना तेल दुनिया भर में बेच पा रहा था, यानी कि जो उसको एमओयू के अंतर्गत छूट मिली थी। और दोस्तों, अमेरिकी सेना ने ईरान पर सीधा हमला भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद नाटो सम्मेलन के दौरान यह साफ कह दिया कि उनकी नज़र में यह सीज फायर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत भले ही जारी रह सकती है, लेकिन फिलहाल उन्हें इसमें कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आती। जब दुनिया का सबसे ताकतवर नेता किसी शांति समझौते पर इस तरह की टिप्पणी करता है तो बाजार उसे बेहद गंभीरता से लेता है। अब सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और मिडिल ईस्ट का एक बड़ा खिलाड़ी आमने सामने आ जाए तो सबसे पहला असर कहाँ दिखेगा? तेल की कीमतों पर। और वही आज हुआ। यह भी समझ लीजिए कि यह पूरा घटनाक्रम अचानक नहीं आया। इससे एक दिन पहले ही कतर की एक जहाज पर भी हमला हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने ईरान की तेल बेचने की छूट रद्द करने का ऐलान कर दिया था। यानी तनाव पिछले 48 घंटों से लगातार बढ़ता ही जा रहा था और आज की गिरावट उसी बढ़ते तनाव की परिणति है। थोड़ा पीछे जाकर समझें तो जून के मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते जैसी सहमति बनी थी, जिसके बाद तेल की कीमतें कुछ हफ्तों तक स्थिर बनी रही, जो कि $70 के आसपास टहल रही थी। दोस्तों, बाजार को लगने लगा था कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कल जो घटना हुई उसने इस पूरी उम्मीद को झटके में तोड़ दिया। यही वजह है कि आज बाजार का रिएक्शन इतना तीखा रहा, क्योंकि निवेशक इस खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी इस साल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कई बार तनाव बढ़ चुका है और हर बार तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को हमको मिला है। यानी यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ी और लंबी कहानी की अगली कड़ी है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने ये पहले भी कई बार कहा है कि भैया, जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए मामला, पूरा पीस डील साइन हो जाए, सारे समझौतों पे बात मान ली जाए, तब तक इसको पूरी तरह से हमें समझौता मान नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल है वो भी एक अहम भूमिका में है, लेकिन इजराइल अभी तक इस समझौते का हिस्सा नहीं बना था और ऐसी सिचुएशन में मुझे तो ये शंका लगातार बनी हुई थी। हालांकि ये जो भी युद्ध हुआ है, दोबारा से रिटेलिएशन हुआ है अमेरिका का, इसमें भी इजराइल का नाम कहीं भी नहीं आ रहा है। खैर, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम इस साल की पूरी तस्वीर देखें तो फरवरी के आखिर में, यानी कि 28 फरवरी को जब ये टकराव शुरू हुआ था, हमला शुरू हुआ था, तब कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर आई थी और मार्च में तो ये 110, 120, $126 पर बैरल पर भी चली गई थी, अगर आपको याद ही होगा। और इसके बाद अप्रैल में एक सीज फायर हुआ और धीरे धीरे कीमतें नीचे आती गई, यहां तक कि पिछले हफ्ते तो यह $70 से भी नीचे आ चुकी थी, जैसा हमने भी बताया। लेकिन आज की घटना ने एक बार फिर उसी पुरानी अस्थिरता को जिंदा कर दिया। यानी यह कहानी अभी अध्याय दर अध्याय आगे बढ़ रही है और हर अध्याय के साथ बाजार पर इसका असर बदलता रहता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं, जहां आज पूरी दुनिया की नजरें एक ही जगह टिकी हैं, और वो है कहां? मिडिल ईस्ट। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी सोसाइटी में पानी की सप्लाई करने वाला मुख्य पाइप ही टूट जाए, फट जाए। भले ही आपके घर का नल दूर हो, लेकिन पानी की किल्लत हर घर तक पहुंच जाती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, और बहुत बड़ा हिस्सा वो कितना है? 20%। और यही वजह है कि वहां जरा सी हलचल पूरी दुनिया के बाजारों को हिला देती है। और आज इस तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दिया। अमेरिकी क्रूड यानी कि WTI $74.23 पर बैरल पर पहुंच गया। $4.25 की उछाल आ गई। अगर हम प्रतिशत में देखें तो 5% से भी अधिक बढ़ गया। वहीं ब्रेंट क्रूड भी नहीं रुका और यह $78.33 पर बैरल पर पहुंच गया और तकरीबन $4 से भी ऊपर की बढ़त, और इसको भी $5.5 पर प्रतिशत की यहाँ पर आपको तेजी देख सकते हैं। दोस्तों, अब जरा समझिए इसका गणित। जब युद्ध या तनाव की आशंका बढ़ती है तो निवेशकों को डर लगता है कि तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। सप्लाई कम होने का डर होते ही कीमतें ऊपर भाग जाती। और भारत जैसे देश के लिए यह सीधी चोट है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करते हैं, लगभग 85%। और
तेल महंगा मतलब आयात बिल भारी, रुपया कमजोर और महंगाई का दबाव, और यही डर आज पूरे इक्विटी बाजार में झलका। दोस्तों, यही वजह रही है कि आज सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के इक्विटी बाजारों में गिरावट देखने को मिली। जब तेल आग की तरह भड़कता है तो शेयर बाजार पानी की तरह नीचे बैठ जाता है। एक और बात समझना जरूरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के तेल व्यापार का 1/4 हिस्सा और एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी बड़ा हिस्सा गुजरता है, और इसमें से ज्यादातर तेल एशिया की तरफ जाता है, जिसमें भारत, चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े आयातक देश शामिल हैं। यानी अगर यह रास्ता किसी भी तरह बाधित होता है तो सबसे बड़ा असर एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर ही पड़ता है, और भारत इसमें सबसे आगे खड़ा है। भारत के लिए यह स्थिति दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ महंगा तेल हमारे आयात बिल को बढ़ाता है और रुपये पर दबाव डालता है, तो दूसरी तरफ हमारी अपनी घरेलू तेल कंपनियां, जैसे आज हमने ओएनजीसी में देखा, ऐसे मौकों पर मुनाफा भी कमाती हैं। यही वजह है कि जब भी क्रूड में उछाल आता है तो निवेशकों की नज़र एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में जाती है, एक तरफ चिंता तो दूसरी तरफ उन्हें अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देती है। दोस्तों, बात करते हैं उस किरदार की जो बाजार में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरता है, यानी कि विदेशी निवेशक, FIIs। सोचिए, आपके शहर में एक बहुत बड़ा थोक व्यापारी है जो रोजाना भारी मात्रा में माल खरीदता बेचता है। जिस दिन वह अचानक अपनी दुकान समेटने लग जाए, उस दिन पूरे बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ जाता है, और पिछले कुछ महीनों से FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक का रुख भारतीय बाजार को लेकर सतर्क रहा है। हालांकि अभी उनकी खरीदारी की शुरुआत बढ़ी थी, बेशक वो 200-300 करोड़ डॉलर का माल खरीद रहे थे, लेकिन अब जो है ना फिर से उनकी सतर्कता दिखाई दे रही, और इसकी दोस्तों बड़ी वजह रही हैं FIIs के कॉशियस होने की, उनकी बिकवाली की, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड का ऊंचा बना रहना, भारतीय बाजार की महंगी वैल्यूएशन और करेंसी को लेकर जोखिम। जी हाँ, और आज जैसे जियोपॉलिटिकल जोखिम जो अचानक बढ़ा है, वैसे में FIIs जैसे निवेशक आमतौर पर रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं, यानी जोखिम भरे बाजारों से पैसा निकाल कर सुरक्षित जगहों की तरफ ले जाना। भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट अक्सर इसी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि DIIs अक्सर ऐसे मौकों पर सहारा देने की कोशिश करते हैं, खरीदारी बढ़ाकर बाजार को संभालने का प्रयास करते हैं, और यही टग ऑफ वार हर बड़ी गिरावट के पीछे चलता रहता है। FIIs, DIIs के पूरे आंकड़े और विस्तृत विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक आप जरूर चेक करिएगा, क्योंकि वहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, यहां एक और शब्द समझ लीजिए जो अक्सर सुनने को मिलता है, वैल्यूएशन। सीधी भाषा में कहें तो वैल्यूएशन यानी किसी कंपनी की मौजूदा कीमत उसकी कमाई और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से जायज है या नहीं। जब वैल्यूएशन बहुत ऊंची हो जाती है तो थोड़ी सी भी निगेटिव न्यूज़ आने पर बड़े निवेशक मुनाफा काटकर निकलना शुरू कर देते हैं, और कुछ हद तक आज भी यही सोच बाजार में काम करती दिखाई दी। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखने वाली है, FIIs का पैसा किसी एक देश में बंधा हुआ नहीं होता, वह दुनिया भर के बाजारों में घूमता रहता है, रोटेट करता है। वो वहां जाता है जहां जोखिम कम और रिटर्न ज्यादा दिखाई दे। इसीलिए जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो यह पैसा सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट से निकलकर अमेरिकी डॉलर या फिर सोने जैसे सुरक्षित माने जाने वाले विकल्पों की तरफ भागता है। हालांकि आज सोना भी नीचे ही बंद हुआ है, जो खुद बताता है कि आज का माहौल कितना असमंजस भरा रहा है। दोस्तों, बारी है आज के असली हीरो और विलेन की, यानी कि निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। दोस्तों, जैसे किसी क्रिकेट मैच में पूरी टीम फ्लॉप हो जाए लेकिन एक दो बल्लेबाज फिर भी टिककर खड़े रहें, और आज बाजार में भी कुछ ऐसे ही खिलाड़ी नजर आए। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप गेनर्स की, और आज गिरावट के इस माहौल में भी कुछ शेयर हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, जो हरे निशान में बंद हुए हैं, जैसे हमने कहा टॉप 5 गेनर्स, तो आज टॉप 5 गेनर्स लिस्ट में हैं ही नहीं, सिर्फ 4 शेयर्स हैं जो आज हरे में बंद हुए हैं। ONGC 247 पर बंद हुआ, 1.15% बढ़त के साथ में। तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा फायदा इसे मिला, क्योंकि यह कंपनी खुद तेल निकालने के कारोबार में है। और बजाज ऑटो 10,175 पर बंद हुआ, 0.65% ऊपर। हिंडाल्को 974 रुपए पर बंद हुआ, 0.42% की मामूली बढ़त के साथ में। और कोल इंडिया 431 रुपए पर बंद हुआ, 0.4% ऊपर। अब बात करते हैं टॉप लूजर्स की, जहां सबसे ज्यादा
ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। इंडिगो को सबसे बड़ी चोट लगी, यह 5,120 रुपए पर बंद हुआ, 5.1% गिरकर। वजह साफ है, तेल महंगा होते ही एविएशन कंपनियों की लागत सीधे बढ़ जाती है। जियो फाइनेंशियल 231 रुपए पर बंद हुआ, 5.02% टूटकर। श्रीराम फाइनेंस 1,015 पर बंद हुआ, 4.86% नीचे आया। और मारुति सुजुकी 13,974 पर 3.88% आज मारुति टूट गया। और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2,135 पर 3.36% टूटा। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आज के गेनर्स की लिस्ट छोटी रही, जो खुद बताता है कि आज बिकवाली कितनी व्यापक थी। जरा गौर कीजिए, आज के लूजर्स में सबसे ज्यादा एविएशन और फिनांस से जुड़ी कंपनियां रहीं। इंडिगो जैसी एयरलाइन कंपनी के लिए एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत सीधे उसकी लागत से जुड़ी होती है। और जैसे ही कच्चा तेल उछलता है, निवेशक तुरंत अनुमान लगाने लगते हैं कि आने वाले तिमाहियों में मुनाफे पर दबाव बढ़ सकता है। और यही वजह रही कि आज का इंडिगो सबसे ज्यादा पिटा। वहीं दूसरी तरफ ओएनजीसी जैसी कंपनी को इसी बढ़ोतरी का सीधा फायदा भी मिला है, क्योंकि वह तेल बेचती है, ना कि खरीदती है। यानी एक ही खबर किसी के लिए मुसीबत है तो किसी के लिए मौका बन जाती है। जियो फाइनेंशियल और श्रीराम फाइनेंस जैसी एनबीएफसी कंपनियों में गिरावट की वजह भी समझ लीजिए। जब भी ग्लोबल जोखिम बढ़ता है तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों को कर्ज महंगा होने और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव का डर सताने लगता है, और यही आशंका आज इन शेयर्स पर भारी पड़ी। और मारुति जैसी ऑटो कंपनीज में भी गिरावट की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि महंगे तेल से सीधा असर कंज्यूमर्स की जेब पर पड़ता है, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होने का डर हो तो नई गाड़ी खरीदने का फैसला अक्सर टल जाता है, डिले हो जाता है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो किसी भी दिन के बाजार की असली सेहत बताता है, वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। यह ऐसा ही है जैसे किसी मोहल्ले की क्रिकेट टीम की चुनी हुई 11 में देखें कि कितने खिलाड़ी रन बना रहे हैं और कितने आउट हो रहे हैं, तो पूरी टीम की असली हालत आपको यहीं से पता चलती है। तो आज के अगर दोस्तों आज के आंकड़े देखें तो जितने दिनों से आप शेयर बाजार का लेखा जोखा देख रहे हैं, तो ये आंकड़ा आज तक आपने नहीं देखा है। 698 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि पूरे 2,631 शेयर डिक्लाइन के साथ में बंद हुए हैं, और 82 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले करीब 4 शेयर टूट गए, यानी एक शेयर बढ़ा तो 4 शेयर टूटे हैं। और यह आंकड़ा साफ बताता है कि आज की गिरावट सिर्फ चंद बड़े शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक और गहरी बिकवाली थी, जिसने लार्ज कैप से लेकर स्मॉल कैप तक हर जगह अपना असर दिखाया। अनुभवी निवेशक अक्सर कहते हैं कि इंडेक्स झूठ बोल सकता है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि इंडेक्स सिर्फ चंद बड़े शेयरों के दम पर भी संभल सकता है, लेकिन जब बाजार के 4 में से 3 शेयर लाल निशान में हों तो समझ लीजिए कि असली दर्द कहीं ज़्यादा गहरा है। और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, शेयर बाजार के लेखा जोखा को देखते हैं, उनको अब ये समझ में आने लग गया होगा कि मार्केट को जब गहराई से देखना और समझना है तो वो कैसे देखें। अगर आप मार्केट को देखना समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। दोस्तों, ये भी समझ लीजिए कि आज सोना और चांदी इन दोनों के ऊपर भी दबाव रहा, जबकि ऐसी सिचुएशन में ये सेफ हेवन एसेट माने जाते हैं, लेकिन सोने पर भी आज दबाव दिखाई दिया और चांदी पर भी दबाव दिखाई दिया। और इसका कारण असमंजस हो सकता है कि एकदम से मामला खतरनाक हुआ है, तो अभी सब निवेशक कॉशियस हो गए हैं कि एक बार देखते हैं कि बाजार किधर जाता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि कल बाजार किस दिशा में जा सकता है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे किसी नाविक को तूफान से पहले हवा का रुख भांपना पड़ता है, ठीक वैसे ही अब निवेशकों को अगले कुछ दिन बहुत सतर्क होकर बाजार का रुख पढ़ना होगा। जब तक ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर कोई स्पष्टता नहीं आती, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अगर आने वाले घंटों में तनाव और बढ़ता दिखाई दिया तो कच्चा तेल और महंगा हो सकता है और बाजार में और दबाव आ सकता है। लेकिन अगर बातचीत की कोई उम्मीद फिर से जगी तो बाजार में तेज रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कल का बाजार पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि रातों रात मिडिल ईस्ट से कैसी खबर आती है, सीज फायर की खबरें आती हैं या फिर भिड़ंत की आती है, युद्ध के एस्केलेशन की आती है। तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी स्तरों की, यानी कि निफ्टी में
सपोर्ट लेवल्स क्या हैं और आपके रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो अब 23,700 और 23,800 के बीच पर टिका हुआ है, क्योंकि 23,800 अगर ये टूटा तो फिर 23,700 तक जा सकता है, और अगर स्थितियां बिगड़ी, जैसा मैंने कहा युद्ध बढ़ा, तो फिर 23,500 भी टेस्ट कर सकता है। तो अभी हमेशा मैं कहता हूं कि आप सिर्फ मार्केट को ऊपर ऊपर से मत देखें, ग्लोबल क्यूज अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर भी अपनी नज़रें रखें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों, अंतर्राष्ट्रीय हरकतों की वजह से भी हमारा शेयर मार्केट बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो उस पर आपको नज़रें हमेशा रखनी चाहिए, और यदि आप चाहें तो आप हमारा सुबह का रोज शेयर बाजार का हालचाल देखें लाइव और समझें कि बाजार की स्थिति क्या बन रही, बाजार का हालचाल क्या है। तो दोस्तों, अगर 23,700 टूटा तो फिर जैसा मैंने कहा कि 23,500 के आसपास भी जा सकता है, और ऊपर की तरफ अब आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अब पहला रेजिस्टेंस हमारा हो गया है 24,000 का, और उसके बाद फिर 24,130, फिर 24,200, फिर 24,280 के लेवल्स आपके रेजिस्टेंस लेवल है। हम कहाँ उम्मीद कर रहे थे कि 24,500 पार कर गया है और उसके बाद हम 25,000 देखेंगे और 24,850 देखेंगे, लेकिन अभी स्थितियां फिलहाल ऐसी नहीं दिखाई दे रही। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 56,000 के आसपास सपोर्ट देख सकते हैं, और उसके ऊपर अगर हम देखें यानी कि रेजिस्टेंस लेवल तो 57,500 के करीब रेजिस्टेंस है, और सेंसेक्स की बात करूं तो 76,000 और ऊपर रेजिस्टेंस है 77,500। ध्यान रहे दोस्तों, यह स्तर, यह लेवल सिर्फ सामान्य तकनीकी विश्लेषण पर आधारित हैं, कोई गारंटी वाली भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी नहीं करते। हम सिर्फ आपको लेवल्स बता रहे हैं कि जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि बाजार में निवेश से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको सलाह अवश्य करनी चाहिए और अपनी रिसर्च स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी तरह की यहाँ पर भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर रहा कि आपने क्या खरीदना है और क्या बेचना है। हम यहाँ पर आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं, और मैं तो कहता ही रहता हूँ कि भैया ना पैनिक में खरीदें और ना पैनिक में बेचें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाएं और बेहतर बनाएं, और ऑप्शन ट्रेडिंग के चंगुल से बाहर आ जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं आज के बाजार से मिलने वाले उस सबक की जो हर निवेशक को अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि हम रोज बाजार में से कोई ना कोई सबक निकालते हैं, कोई ना कोई सबक सीखते हैं, और वो सबक आप तक भी पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम अच्छे इन्वेस्टर कैसे बनेंगे। तो बाजार में जो जो घटता है उसको आप समझिए कि ये क्यों घटा, और आगे जब ऐसा कुछ घटेगा तो मुझे किस तरह का एक्शन लेना है। मुझे घबराकर पैनिक में शेयर्स, अपना स्टॉक बेचना है या नहीं बेचना है, ये आप तय करेंगे, तभी आपको ये कार्यक्रम देखने का फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी अनुभवी किसान को मालूम होता है कि मौसम कभी भी पलट सकता है, इसलिए वह हमेशा कुछ फसल सुरक्षित रखता है। ठीक वैसे ही समझदार निवेशक भी बाजार के मौसम के लिए तैयार रहता है। तो पहला सबक है, जियोपॉलिटिकल रिस्क कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वह सिर्फ शांत रहता है। इसलिए पोर्टफोलियो में हमेशा एक हिस्सा ऐसा रखिए जो इस तरह के झटकों को झेल सके। और दूसरा सबक है, घबराहट में बेचना, पैनिक सेलिंग अक्सर हमें सबसे महंगा फैसला साबित होता है, और ये हम पिछले कुछ दिनों में देख चुके हैं। दोस्तों, जब पूरा बाजार लाल हो तभी समझदार निवेशक शांत दिमाग से सोचता है, जल्दबाजी में वो फैसला नहीं लेता है। और तीसरा सबक क्या है, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। आज एविएशन और एफएमसीजी जैसे सेक्टर बुरी तरह पिटे हैं, जबकि ओएनजीसी जैसी ऑयल कंपनीज को इसी हलचल का फायदा भी मिला है। यानी एक ही खबर लेकिन अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग असर दिखाई दिया। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ एक दो सेक्टर्स तक सीमित मत रखिए, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर रखिए, ताकि किसी एक झटके से पूरा पोर्टफोलियो ना हिल जाए। और चौथा सबक क्या है, कच्चे तेल की कीमतें भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी तेल में हलचल हो, समझ लीजिए इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं बल्कि पूरे शेयर बाजार तक पहुंचता है। और आखिरी सबक दोस्तों, लंबी अवधि का निवेशक कभी एक दिन की गिरावट से अपना नजरिया नहीं बदलता है। यानी कि जब आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप पैनिक में अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं करते और ना ही एकदम से पोर्टफोलियो भरने लग जाते हैं। तो क्योंकि वो जानता है कि बाजार में उतार चढ़ाव सफ़र का हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। क्योंकि जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो किसी
स्टेशन पर ट्रेन कुछ ज़्यादा समय के लिए रुक जाती है, कभी कभी आउटर से ही पहले खड़ी हो जाती है और कभी कभी स्पीड पकड़कर उसको वो कवर भी कर लेती है। तो दोस्तों यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, जब भी इस तरह की जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आती है तो सोशल मीडिया पर पूरी तरह की ना उस पर रिलाई करें, क्योंकि वहाँ पर अफवाहें भी तेज़ी से फैलने लगती। ऐसे में हमेशा भरोसेमंद और प्रमाणिक सोर्सेस से ही जानकारी लीजिए और किसी भी अफवाह के आधार पर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक वैसे ही बाजार में भी धैर्य रखने वाला निवेशक, धैर्य रखने वाला इन्वेस्टर ही अंत में मुस्कुराता है। एक और छोटी लेकिन बेहद ज़रूरी बात, अगर आपने अभी हाल ही में निवेश शुरू किया है तो आज जैसे दिन आपको डरा सकते हैं, यह स्वाभाविक भी है। लेकिन याद रखिए, बाजार का इतिहास गवाह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी भी आई है, और जो निवेशक ऐसे दिनों में सीखते हैं और अपने फैसले भावनाओं की बजाय समझ के आधार पर लेते हैं, वही आगे चलकर सबसे मजबूत पोर्टफोलियो बना पाते हैं। इसलिए आज के दिन को सिर्फ एक गिरावट के तौर पर मत देखिए, बल्कि एक सीख के तौर पर देखिए। और आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एसआईपी। जी हाँ, एसआईपी चलाने वाले निवेशकों को आज जैसे दिनों में अपनी एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। दरअसल गिरावट के दौर में ही आपको ज़्यादा यूनिट्स सस्ते दामों पर मिलती, यानी कि जब शेयर सस्ता होता है और आज खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा शेयर मिलने की संभावना है, मिलते ही हैं। उसी तरह से एसआईपी के अंदर आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं कि उसकी वैल्यू कम हो चुकी होती है। और यही दोस्तों रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहलाता है, यानी हर महीने एक तय रकम निवेश करते रहने से औसत खरीद कीमत संतुलित बनी रहती। इसलिए घबराकर एसआईपी को रोकना असल में लंबी अवधि के फायदे को खुद अपने हाथों से गंवाना है। तो दोस्तों ये था आज के शेयर बाजार का लेखा जोखा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, और सुबह हमसे आप मिलें लाइव में और हम तब बात करते हैं शेयर बाजार के हालचाल की, यानी कि बाजार की हालचाल कि जब आप सो रहे थे तब रातों रात पूरे विश्व में क्या घटनाक्रम घट गया जिसका बाजार पर असर आपको सुबह दिखाई देगा। तो आज जिसने हमारा लाइव देखा था तो उसको पता था कि बाजार पर असर क्या हो सकता है, क्या पड़ सकता है, कौन कौन से सेक्टर्स आज प्रभावित हो सकते हैं, और लगभग वही शायद इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। क्योंकि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एनालिसिस है, विश्लेषण है, और ये जब आप इन चीज़ों को सबको समझ जाएंगे कि बाजार पर किस चीज़ का कैसा असर पड़ता है, तो ये विश्लेषण आप स्वयं कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।